स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमेशा से एक टेंशन रहता है कि 1 मिनट में क्यू कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा टेंशन रहता है जब नए क्यू कार्ड आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2-3 मंथ बाद जो है नए क्यू कार्ड ऐड अप हो जाते हैं, तो तब से स्टूडेंट की टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि हमारे पास एग्जाम में 1 मिनट होगा तो हम क्या करेंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आईडीपी ने आपको खुद बता दिया है कि 1 मिनट में क्यू कार्ड कैसे तैयार करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इसको बताने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ कॉमन चीजें, जो कॉमन मिथ हैं, जहाँ कॉमन परसेप्शंस जो हमारे यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलती रहती हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि स्पीकिंग जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं और उनमें जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके 2 बैंड होते हैं, और आपका जो क्यू कार्ड है उसका 4 बैंड होते हैं, और पार्ट 3 के 3 बैंड होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका कोई भी बेस या कोई आधार नहीं है। फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा कि ये चीज़ गलत क्यों है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं बिना प्रूफ के कभी भी कोई बात नहीं करता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको फैक्ट्स और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये जो चीज़ है 2 बैंड, 4 बैंड, 3 बैंड वाला जो क्राइटेरिया है, इट इज़ टोटली बेसलेस। इसका कोई बेस नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको जो चीज़ बोली जाती है वो ये है कि आप लोगों को ये बोला जाता है कि क्यू कार्ड के ऊपर जो 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, क्यू कार्ड के नीचे जो मतलब मेन टॉपिक है उसके नीचे जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमेशा आपको कवर करना रहता है। अगर आप लोग कवर नहीं करेंगे तो आपके बैंड नहीं आएंगे। ये भी एक मिथ है, इसको भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में। फैक्ट्स के साथ बने रहिए इस वीडियो में। और तीसरी चीज़, आपको बहुत सारी एडवाइस दी जाती है यूट्यूब के ऊपर कि क्यू कार्ड बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड स्टेटमेंट बनाना है, फिर उसके बाद एक जनरल सेंटेंस ऐड करना है, फिर उसके बाद आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आपको मैं बताऊँगा 1 मिनट में क्यू कार्ड आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो निश्चित होकर इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं। इसको हम सबसे पहले बात करते हैं जो एक नॉर्मल चीज़, जो एक कॉमन सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड होती है यूट्यूब के ऊपर, कि 2 बैंड का आपका इंट्रोडक्शन होता है, 4 बैंड का क्यू कार्ड होता है और 3 बैंड का आपका पार्ट 3 होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आईडीपी की तरफ से सिर्फ 4 ही मार्किंग क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले आपका जो है वोकैबुलरी है, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस है, प्रोनंसिएशन है, और 4 नंबर पे आपका ग्रामर है, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी है। इसके अलावा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको इंट्रोडक्शन में 2 बैंड दिए जाएंगे, क्यू कार्ड में 4 बैंड दिए जाएंगे और पार्ट 3 में 3 बैंड दिए जाएंगे। आप लोग प्रूफ देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये जो मार्किंग क्राइटेरियाज हैं, इन चारों मार्किंग क्राइटेरियाज को बैंड्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 बैंड, 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड, 9 बैंड, हर प्रकार का उन्होंने डिवाइड कर रखा है। मतलब अगर हम मान के चलें कि फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में अगर आपके 7 बैंड हैं और बाकी मार्किंग क्राइटेरियाज में अगर आपके 4 या 5 बैंड हैं या 6 बैंड हैं, तो उनकी एवरेज निकाल कर आपका स्कोर दिया जाता है। तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका क्यू कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यू कार्ड को देते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्यू कार्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं प्रूफ के साथ आपको बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, रियलिटी किस चीज़ में है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपकी जो स्पीकिंग है वो चारों के चारों मॉड्यूल की एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब चारों पैरामीटर्स में आप कैसे परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द रिस्पॉन्स, थ्रू आउट योर स्पीकिंग इंटरव्यू, उनके बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होती है। और जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है आपकी प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन एक्चुअल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोनंसिएशन के लिए कुछ मिथ्स भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है, बहुत सारे टीचर्स को भी शायद ये लगता होगा कि उसमें एक्सेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्सेंट का आपके प्रोनंसिएशन में कोई रोल नहीं है। प्रोनंसिएशन का सीधा सीधा मतलब क्या है? प्रोनंसिएशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपका क्लैरिटी है वर्ड्स में, जो भी वर्ड्स बोल रहे हो वो एग्जामिनर को क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जिससे क्या होता है कि वो सारे का सारा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है। उस केस में आपकी सिर्फ प्रोनंसिएशन हिट नहीं होगी, आपके जो दूसरे 3 पैरामीटर्स हैं वो भी हिट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी प्रोनंसिएशन फ्री के मार्क्स होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका एक्सेंट चाहे उसमें थोड़ा बहुत मदर टंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिनके 7, 8, इवन 9 बैंड भी आए हैं, लेकिन उनका एक्सेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेंट उनका बिल्कुल पंजाबी हिंदी वाला एक्सेंट है। तो एक नॉर्मल एक्सेंट में वो बात करते हैं जो इंडियन एक्सेंट है, तो उनका स्कोर आता है। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं, क्यू कार्ड में हमेशा स्टूडेंट्स बोला जाता है कि जो आपके 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं
क्यू कार्ड के ऊपर, वो आपको कवर करने हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने आईडीपी के साथ ना एक सेशन अटेंड किया था अभी रिसेंटली, थोड़ा टाइम पहले, 4-5 मंथ पहले। तो उस सेशन में जो हमारे ट्रेनर थे एंड्रयू स्टील साहब, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनको अराउंड 30 ईयर्स प्लस हो गए हैं आईडीपी के साथ काम करते हुए। तो उन्होंने ये चीज़ हमें कंफर्म करी थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग सुनिए सब क्या कह रहे हैं। There's the guy who was teaching us history. He didn't like me. I didn't like him. I thought he was a really bad teacher. He told us nothing about local history. It was really boring. But since I've grown up, I've been quite interested in the history of my area. I've found out a little bit about it. And in hindsight, I kind of wish I'd listened more while I was at school. And that's what he said. He didn't really cover any of the things on the cue card, but he talked about local history. He used vocabulary appropriate for local history. He was very fluent. He used good grammar. He had good pronunciation, so I gave him an 8. So it's not important, really, what the test taker speaks about. What's important is they provide a large sample of language about that topic. If they cover the 4 things on the cue card, great, why not? Many candidates find it very helpful to follow that cue card and cover those 4 points. But if they don't, provided they're on topic, it really doesn't matter. So tell your students to stop getting in their heads that they can talk about anything, to chill out a bit, to not worry so much. All the examiner wants is that they produce a large sample of continuous speech, fluently, without hesitation, using good grammar, using the vocabulary of that topic, and that's it. जी स्टूडेंट्स, तो सुना आपने एंड्रयू साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि स्पीक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स, डोंट वरी कि जो स्पीकर है, जो कैंडिडेट है, वो क्या बोल रहा है, डजेंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता है। मैं आपको बार बार वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास मक्कड़ की क्यू कार्ड की लिस्ट आती है तो हम लोग फटाफट से पीछे पड़ जाते हैं और YouTube के ऊपर सैम्पल्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। आज की डेट में अगर स्पीकिंग में स्कोर कम आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेमोराइजेशन। आज की डेट में अगर स्टूडेंट्स को वाई पूछा जा रहा है, आज की डेट में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेमोराइजेशन। अब आप लोग क्या करते हैं इसको मैं बताता हूँ। जैसे ही यूट्यूब पे कोई वीडियो रिलीज़ होती है कि नए क्यू कार्ड आ गए हैं, तो हम लोग फटाफट से उसके सैम्पल आंसर्स जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सैम्पल आंसर तो आपने तैयार कर लिया भाई, आपने एक यूट्यूबर की वीडियो देख ली, उसमें उसने एक सैम्पल आंसर बनाया, बढ़िया बनाया, उसमें कोई डाउट नहीं, आपने उसको रीड आउट कर लिया। लेकिन जब आपने उसको मेमोराइज़ कर लिया, आपने पढ़ लिया, आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट उनके पास जा रहे हैं, सेम ही टॉपिक बोल रहे हैं, तो खुद सोचिए ना ज़रा, आप दिमाग से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप खुद सोचिए क्यों स्कोर देंगे वो आपको। इट्स वेरी क्लियर कि आपने मेमोराइजेशन करी हुई है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का बोलने का नज़रिया अलग है, सोचने का सर्कमस्टांसिस अलग है, इसलिए जब वो पार्ट 3 वाले पार्ट में जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और मैं बताता हूं कि आईडीपी आपको कैसे बताती है कि आपको क्यू कार्ड कैसे तैयार करना है। आपको समझ में आएगा क्यू कार्ड में कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम मार्किंग क्राइटेरियाज की तरफ चलते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि क्यू कार्ड 1 मिनट में कैसे आपको तैयार करना है। तो देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन के ऊपर सीधा मैंने आपके सामने आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर 5 बैंड, 6 बैंड, 4 बैंड, ठीक है जी, 7, 8, 9 सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्यों दिए जाएंगे। और ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं। बैंड डिस्क्रिप्टर का मतलब क्या है कि आपको किस बेसिस के ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप कोई भी बैंड स्कोर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ही पैरामीटर दिखाई देंगे। यहाँ पर जैसे फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, और दूसरे नंबर पे लेक्सिकल रिसोर्स, फिर ग्रामर रेंज, और 4 नंबर पे आपकी प्रोनाउंसिएशन। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंड 5, बैंड 6 और बैंड 7 को जानना कि इनके मार्किंग क्राइटेरिया हमें क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्लुएंसी की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे 5 बैंड में फ्लुएंसी की। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि सेल्फ करेक्शन, रेपिटेशन, रिकरेक्शन होती है इस स्टूडेंट से जिसको 5 बैंड दिए जाएंगे फ्लुएंसी में। और
सिंपल स्पीच तो बोल लेता है लेकिन कॉम्प्लेक्स बोलने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर इसी चीज़ को हम 6 बैंड में देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा विलिंग टू स्पीक एट लेंथ, मतलब इसकी इच्छा है कि वो लेंथ पे बोलना चाहता है, हालांकि इसकी कोहेरेंस इतनी अच्छी नहीं है। कभी कभी ओकेजनल वर्ड यूज़ किया हुआ है, कभी कभी रेपिटेशन, सेल्फ करेक्शन, हेजिटेशन हो जाती है। बहुत सारे कनेक्टिव और डिस्कोर्स मार्कर्स भी ये यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लुएंसी का। अभी हम 7 बैंड के लिए भी देख लेते हैं। स्पीक एट लेंथ, स्पीक्स एट लेंथ विदाउट नोटिसेबल एफर्ट्स और लॉस ऑफ कोहेरेंस। मतलब क्या है कि बिना एफर्ट किए ये लेंथ के ऊपर बंदा बोल सकता है। डेमोन्स्ट्रेट लैंग्वेज बेस्ड हेजिटेशन एट टाइम्स और सम रेपिटेशन। यहाँ पर भी रेपिटेशन है लेकिन वो रेपिटेशन वो नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी रेपिटेशन है जो लैंग्वेज के आधार पर ठीक मानी जाती है। कई बार हम भी, आपने भी देखा होगा, नेटिव स्पीकर भी बात को रिपीट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा कुछ ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम अगर बात करें 5 बैंड में लेक्सिकल रिसोर्स की अगर बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि फैमिलियर टॉपिक को तो मैनेज कर लेता है लेकिन अनफैमिलियर टॉपिक को बोलने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्यू कार्ड के इतने बैंड दिए जाएंगे। कहीं पे भी आपको मिले तो मुझे ज़रूर दिखा देना, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, मुझे कहीं नहीं मिला है। तो आप लोग ध्यान से नोटिस करिए। कई बारी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा पार्ट 1 के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जब भी आते हैं तो उसमें कुछ अनफैमिलियर टॉपिक वो ऐड कर देते हैं। जैसे अभी फिक्सिंग थिंग्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो वो ऐसा करते क्यों हैं? ताकि वो आपको जज कर पाएँ कि आप फैमिलियर और अनफैमिलियर टॉपिक बोलने में कितने समर्थ हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अटेम्प्ट्स टू यूज पैराफ्रेज बट विद मिक्स्ड सक्सेस। यहाँ पर अगर हम बात करें 6 बैंड वाले में तो पैराफ्रेजिंग इसकी सक्सेसफुल है। बाकी अगर हम बात करें तो हैज़ ए वाइड वोकैबुलरी डिस्कस एट द टॉपिक लेंथ, ये सेम ही चीज़ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। 7 बैंड में इसी चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे लेस कॉमन रिसोर्सेज, और यहाँ पे ध्यान से नोटिस करिए जिन स्टूडेंट को ये वहम है ना कि इडियम्स हमें यूज़ करने चाहिए, आपको सामने दिख रहा है। जिस स्टूडेंट का टारगेट है कि 7 बैंड लेने हैं वो वाला स्टूडेंट इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। मैंने आपके सामने 5 और 6 बैंड वाले बैंड डिस्क्रिप्टर रीड करके दिए हैं। आपको कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज़ करनी है। इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है, आप ये वाला इडियम्स लगा लो, आप ये वाला इडियम्स लगा लो। स्टूडेंट की फ्लुएंसी किसी काम की नहीं है। स्टूडेंट की रेपिटेशन, रिकरेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनको सिखाया जाता है कि आप वोकैबुलरी यूज़ करो जिसका कोई बेस नहीं है। यूज़ करना भी है तो वो नेचुरली यूज़ करना आपको आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी उसने पैराफ्रेजिंग के बारे में लिखा हुआ है, ये तो आपको दिख ही रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 5 बैंड की ग्रामर की, तो ग्रामर रेंज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक सेंटेंसेस। बेसिक सेंटेंसेस, रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब बेसिक सेंटेंस पूरे करेक्ट बोलता है ये बंदा, ठीक है। लिमिटेड रेंज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह नहीं है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 6 बैंड वाले में, तो 6 बैंड वाले में क्या है कि मिक्स है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स ये, और कभी कभी जो है वो कंप्रीहेंशन की प्रॉब्लम होती है। सिंपल सी बात है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स मिक्स करके बोल रहा है, ठीक है जी। तो ग्रामर भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते रहते हैं। ग्रामर इज़ नॉट ऑल अबाउट एवरीथिंग, ग्रामर इज़ समथिंग नॉट एवरीथिंग। उसके बाद हम 7 की बात करें तो 7 में रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स है, बस यही डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो 7 वाले में प्रोनाउंसिएशन का सिंपल सा है। 6 बैंड वाले, 8 बैंड वाले फीचर्स आपको चाहिए, तो ये हमारे काम के नहीं है, ये आपके काम की चीज़ है। 6 बैंड में प्रोनाउंसिएशन चाहिए सिंपल, कैन जनरली बी अंडरस्टूड थ्रू आउट, दो मिस pronunciation of individual words or sound reduces clarity at some time। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपकी क्लैरिटी ही प्रोनाउंसिएशन है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी स्टाइल बोलना है, एक्सेंट बोलना है, बिल्कुल नहीं। तो मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं। ये 10 टिप्स आपको देखने, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। ये सारे टिप्स बताए हुए हैं कि आप लोग कैसे स्पीकिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका टाइम लगे तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले नंबर पे उन्होंने लिखा है डोंट मेमोराइज आंसर, दूसरे नंबर पे डोंट यूज बिग अनफैमिलियर वर्ड्स, नंबर पे उन्होंने लिखा है रेंज ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर आपको यूज करना। ये तो आपको ऑब्वियसली मैंने अभी बता दिया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट किस तरह में वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट, ये देखो बार बार वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। पोज टू थिंक, आप
सोचने के लिए पॉजेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस भी दे रखे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फीलर्स वगैरह आपको अवॉइड करने हैं, लेकिन आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल तरीके से यूज़ करने हैं। आंसर को एक्सटेंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये चारों के चारों जो पैरामीटर्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं, इनको अगर हम ध्यान से रीड करें, समझें, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लुएंसी, आपकी रिकरेक्शन, रेपिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की वो चीज़ कमज़ोर है और आप लोग वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या चीज़ है? आपकी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें राइटिंग और स्पीकिंग की, तो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के जो मार्किंग क्राइटेरियाज हैं ना, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पर राइटिंग के पैरामीटर्स हैं, उसमें 4 होते हैं। जैसे आपका कोहेजन, कोहेरेंस है, टास्क रिस्पॉन्स है, और उसके बाद वोकैबुलरी और ग्रामर। तो वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों में कॉमन है। अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो उसमें भी वोकैबुलरी और ग्रामर होता है, लेकिन उसमें जो है आपका टास्क रिस्पॉन्स नहीं रहता है। तो आपको ये जो टास्क रिस्पॉन्स है ना, टास्क रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है? टास्क रिस्पॉन्स का मतलब है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वही बोलना है। मतलब क्या है कि आप अपने क्वेश्चन से बाहर, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं लिख सकते हैं। स्पेशली हम राइटिंग टास्क 2 की या ऐसे की बात करें तो इस चीज़ का एडवांटेज आपको स्पीकिंग में मिल सकता है। स्पीकिंग में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऑन द टॉपिक ही बोलना है, आप थोड़ा बहुत ऑफ द टॉपिक भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसके ऊपर ही बोलना है, झूठ बनाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जानबूझकर उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आजकल राउंड ऑफ क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को नोटिस करना। जैसे सपोज करो आपने कोई फिक्टिशियस स्टोरी बनाती, कोई बुक सपोज करो आपने पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके बारे में आपने बोल दिया, तो एग्जामिनर आपका जब आप क्यू कार्ड ख़त्म करोगे उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन उसके बारे में ही पूछेगा। तो अगर आपने झूठ स्टोरी बनाई होगी तो आपका झूठ वहाँ से ही पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली बतानी है चीज़ें। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च भी करके रखें, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों के पास टास्क रिस्पॉन्स वाला जो क्राइटेरिया है वो स्पीकिंग में मौजूद नहीं है, तो जब आप क्यू कार्ड बनाते हो तो क्यू कार्ड में आप 20 सेकंड, 30 सेकंड थोड़ा बहुत बैकग्राउंड स्टेटमेंट या फिर आउट ऑफ द टॉपिक भी बोल सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको जो स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स हैं उसमें टाइम लिमिट जो होती है वो आपकी 1 मिनट से लेके 2 मिनट होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 2 मिनट कंप्लीट ही बोलना है। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम स्टूडेंट 1 मिनट बोलना ही चाहिए। तो मिनिमम 1 मिनट बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्यू कार्ड आता है, आपके सामने कोई भी क्यू कार्ड आता है, सपोज करो आपका कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यू कार्ड आता है, तो आप थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं पहले, उसके बाद अपने टॉपिक्स पे, मेन टॉपिक पे वापस आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बुक की एग्जांपल दी है, टॉक अबाउट अ बुक यू रिसेंटली रेड, या फिर टॉक अबाउट अ बुक यू हैव रेड मेनी टाइम्स। आप उसको मना कर सकते हो कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है। आप बोल सकते हो कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बता सकते क्यों नहीं पढ़ना चाहते, ये चीज़ बताओ। आपको मतलब जो वोकैबुलरी है वो सारी बुक्स के ऊपर ही रखनी है। मतलब आपकी जो वोकैबुलरी वो रेलेवेंट होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। चाहे आप उसको मना कर रहे हो कि मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वोकैबुलरी आप बोल रहे हो सारे इसी चीज़ के ऊपर आपको बोलना है कि आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, बुक्स पढ़ने से आपको कैसा फील होता है, समथिंग लाइक दैट। बुक्स पढ़ने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं आप। मतलब मेन जो आपका टॉपिक है वो पढ़ने के ऊपर है। तो पढ़ने से रिलेटेड, रीडिंग करने से रिलेटेड आपको वोकैब जो है वो मेन टॉपिक से रिलेटेड ही बोलनी है। चाहे आप उस टॉपिक को डिनाई भी कर दो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको जितना हो सके नेचुरल क्यू कार्ड तैयार करना है। आपको ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैंने आपको अभी चारों के चारे पैरामीटर स्टूडेंट्स अभी बताए हैं, तो उस चारों के चारों पैरामीटर्स में से अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अगर किसी चीज़ को दे सकते हैं तो वो है आपका फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात को नोटिस करना। अगर आपका फ्लुएंसी और कोहेरेंस में 7 बैंड आ जाता है, सपोज करो
क्योंकि फ्लुएंसी और कोहेरेंस में 7 बैंड लेना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी रेपिटेशन सेल्फ करेक्शन नहीं है तो अगर आप उसमें 7 ले लेते हो और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन में फ्री के नंबर है स्टूडेंट्स। प्रोनाउंसिएशन क्या है? कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। जो भी बोल रहे हो अगर उसमें क्लैरिटी है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि उसमें फिनोलॉजी वगैरह है, सब कुछ लिखा हुआ है जो शायद आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, तो उसमें चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सिंपल इसका मीनिंग क्या है, आप जो भी वर्ड बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो प्रोनाउंसिएशन में 6 लेना कोई मुश्किल नहीं है। अगर इन दोनों में अगर आप एक में 7 और एक में 6 कर लेते हो तो अगर आपकी वोकैब में 5 बैंड हैं और आपकी जो ग्रामर है उसमें भी 5 है, मैं 5 मान के चल रहा हूँ, वैसे 5 आएंगे नहीं क्योंकि आपको मैं उसके बारे में बताऊँगा कि आपको कैसे इंप्रूव करना है, राइट। तो अगर हम इन चारों की एवरेज निकालेंगे तो भी आपका स्कोर 6 के आसपास बन जाएगा, 6 से प्लस ही बनेगा, 6 से नीचे नहीं जाएगा। तो हम लोग जो रट्टा लगाते हैं उसके पीछे नहीं भागना है, आपको थोड़ा सा माइंड गेम खेलना है, आपको अपनी फ्लुएंसी के ऊपर वर्क करना है। फ्लुएंसी का मतलब भी समझा दिया मैंने आपको कि आपको तेज नहीं बोलना है, ना ही बहुत स्लो बोलना, मतलब आपका रेट ऑफ स्पीच एक नॉर्मल होना चाहिए, तीनों पार्ट्स में बराबर, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, तीनों में बराबर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उस 1 मिनट में क्या करें स्टूडेंट्स, वो तो आपका परफॉर्मेंस डे है। तो ये सारी तैयारी आप जब डे 1 से स्पीकिंग स्टार्ट करते हो, डे 1 से जब आप आइल स्टार्ट करते हो तो ये सारी तैयारी आपको तब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको लिस्ट बना लेनी है कौन कौन से क्यू कार्ड हैं, अपने खुद के आइडियाज़ आपको उसमें जनरेट करने, खुद के आइडियाज़ लिखने हैं। एक खुद का नेचुरल आइडिया आपको लिखना है और देखना है कौन कौन से क्यू कार्ड के ऊपर कौन कौन से आइडियाज़ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं तो एक ही सैंपल आपको दिखा सकता हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको एक सैंपल दिखा दिया जाता है, 1 मिनट में ऐसे क्यू कार्ड बनता है। आप लोग ट्राई करते आपसे बनता नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो है वो लिस्ट तैयार करके देख लेना है कि उस आइडिया को आप कितने क्यू कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो आइडियाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें टास्क रिस्पॉन्स नहीं है, आइडियाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो बोल रहे हो उसमें लॉजिक दिखना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो पार्ट 3 वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर अपने टीचर को बोलिए कि आपको प्रैक्टिस करवाएं, आपको वाई क्वेश्चन पूछें। क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले भी क्या करते हैं कि आपको सिंपली आपको बिठा देंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछा, आपको भेज दिया। आपको जब उस इंस्टीट्यूट वाले ही वाई नहीं पूछ रहे हैं तो अब जब आपका एग्जामिनर वाई पूछता है तब आपको वहाँ पर जाके थोड़ा डिसएग्रीमेंट उनके साथ होता है कि ये क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर ने मेरे को जानबूझकर इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर वाई पूछने के पीछे एक ही रीज़न होता है कि आप लोग उनके क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर नहीं दे रहे हो, जो वो पूछना चाहता है उसकी और ज़्यादा रीजनिंग की ज़रूरत थी वो नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो डेफिनेटली वो पूछेंगे, राइट। तो होपफुली इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए कि मैंने ये वीडियो बनाया है काफ़ी टाइम के बाद। मैंने कोशिश करी है, छोटी सी कोशिश करी है, कुछ मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करी है और बताया है कि क्यू कार्ड आप कैसे तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी स्टूडेंट को रीडिंग की में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे बैचेस स्टार्ट हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। रीडिंग की वीडियोस बहुत सारी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। किसी भी स्टूडेंट को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।